आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 8.2 विद एग्जांपल्स इंट्रोडक्शंस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सब कुछ पहले ही हमने फिनिश कर दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देखो न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग जो बुक मेरे पास में है उसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल में मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए एक तो एग्जाम्पल है, ओनली वन एग्जाम्पल नंबर 14 एज पर न्यू बुक, राइट। और टोटल मिला करके 18 क्वेश्चन है। पहले अगर किसी के पास में पुरानी वाली बुक है तो उसमें 32 क्वेश्चन है, नए बुक में केवल 18 क्वेश्चन है। तो हम इस सॉल्यूशन को दो पार्ट में बनाएंगे लगभग। पहले पार्ट में तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो हम आज करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे और करीब 8-9 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और बचे हुए क्वेश्चन फिर हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इस तरह से हमारा प्लान रहेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 मिसलेनियस एग्जाम्पल न्यू बुक के हिसाब से। कहता है कि ए बी सी डी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, ए बी सी डी एंड पी, ये 5 अलग अलग रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर सब समझती हैं क्या होता है, 5 अलग रियल नंबर्स हैं। सच दैट एक कंडीशन लिखी हुई है लंबी सी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, देन सो दैट ए बी सी डी पी आर इन जीपी। तो प्रूव करना है कि ए बी सी एंड डी जो है ये चारों जीपी में होंगे। क्लियर है बात? चलो जी, तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। कहता है कि ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट, ये जो रियल नंबर्स हैं ये इस तरीके से हैं, इस प्रकार से हैं, सच दैट कि ये कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन लिखी हुई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इन टू कितना है ब्रैकेट के बाहर, पी स्क्वायर, राइट, माइनस, इस बुक को अगर मैं इधर रख लूं तो मुझको बहुत फायदा हो जाएगा, है ना, ऐसे, माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू कितना है p प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। क्या है वैल्यू? लेस देन और इक्वल टू 0। और वो कहता है कि इस कंडीशन यूज करके, इस कंडीशन यूज करके प्रूव करो कि ये जो है कैसा है, एबीसीडी आर इन जीपी में है, एबीसीडी जीपी के अंदर होगी। ये बात हमको यहां प्रूव करने की है। क्लियर है बात? चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सुनो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई भी कर दो, माइनस 2a बी पी माइनस 2b सी पी माइनस 2c डी पी प्लस, ये तो मल्टीप्लाई के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर, तो एज इट इज लिखा गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब सुनो, 3 टर्म यहाँ है, 3 और 3 6 और 3 नो टर्म है मेरे पास। देखो मैं इन नो टर्म को किस तरह से लेता हूं। पहले मैंने लिया पहला वाला ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ में हम रखने वाले हैं इसको माइनस 2ab टू ए बी पी, और तीसरा रखूंगा मैं बी स्क्वायर। किसी को समझ में आया क्या कि हमने इस तरह से क्यों इनको सेलेक्ट करा? ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये अगले वाला लेंगे अब हम, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके साथ रख रहा हूं मैं माइनस 2bcp और प्लस रख रहा हूं उसके साथ सी स्क्वायर, प्लस अगले वाले ब्रैकेट में रखते हैं हम ये वाला सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2c डी और प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब ये जो देखो जो ब्रैकेट है ना, ये बन गया ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ बन गया क्या? ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया है ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा ये मेरे पास? ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये जो है ये बनेगा बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये बनेगा सी पी माइनस डी होल स्क्वायर, और लेस देन और इक्वल टू कितना है? लेस देन और इक्वल टू 0। तो
ये क्वांटिटी कैसी होगी मेरे पास, लेस देन और इक्वल टू 0। और कुछ गड़बड़ मुझको यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0। एक काम करना पड़ेगा इसमें, इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्या कर देते हैं इससे, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। तो ए पी माइनस बी होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी होल स्क्वायर, सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब एक बात याद करो, हमने चैप्टर क्या था, लीनियर इनइक्वलिटी। तो लीनियर इनइक्वलिटी में आपको याद हो कि हमने पढ़ाया था कि अगर x लेस देन इक्वल टू a ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है पूरा, इसका मतलब होता है कि x a के साथ या तो लेस देन है और यानी कि या 0 के इक्वल है। मतलब ये वाला सिंबल लेस देन और करके इक्वल टू, या तो ये चीज होल्ड करेगी या फिर ये चीज होल्ड करेगी। या तो x लेस देन ए से होगा या x इक्वल ए के होगा। ऐसे ही ये पूरी क्वांटिटी या तो लेस देन होगी 0 से या फिर इक्वल होगी 0 के। क्लियर है बात। अब सुनो, याद रखना ये है सम ऑफ स्क्वायर, ये भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, ये भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, ये भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, और स्क्वायर्स को हमने ऐड अप किया हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या लिखोगे, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स इज नॉट नेगेटिव। सम ऑफ स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता भाई। कभी भी आप किन्हीं भी नंबर्स का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या वो ऐड स्क्वायर करके वैल्यू आएगी, और वो ऐड होगी तो क्या वो नेगेटिव आ जाएगा, क्या नहीं आएगा कभी भी। सम ऑफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है सम ऑफ स्क्वायर, और जीरो जीरो कब होता है, जब वो खुद जीरो हो, बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या बात याद रखनी है कि क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, सम ऑफ स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज नॉन नेगेटिव, बल्कि यहाँ पर लिख लो सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट नेगेटिव। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, हमेशा नॉट नेगेटिव होता है, ठीक। सो इसका मतलब क्या होगा कि इस इनइक्वलिटी में से AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रह जाएगा। लेस देन हट गया, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट नेगेटिव। नेगेटिव तो सम ऑफ स्क्वायर होता ही नहीं है, सिर्फ इक्वल टू 0 होगा। और अब इक्वल टू 0 होने की भी कंडीशन है, अगर सम ऑफ स्क्वायर इक्वल 0 है ना, तो ये सेपरेटली अलग अलग 0 होंगे। AP माइनस बी भी 0 होगा, साथ साथ BP माइनस सी भी 0 होगा, CP माइनस डी भी 0 होगा। समझते हैं कैसे, सुनो मेरी बात। हमने कहा कि कोई वैल्यू है A, दूसरी वैल्यू है B, तीसरी वैल्यू है C, और इनका स्क्वायर का सम ABC के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब A भी 0 हो, B भी 0 हो, C भी 0 हो। चाहे आप हद देख लो, यही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। A की कोई और रियल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, फ्रैक्शंस में हो, डेसिमल में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तीनों को 0 ही होना पड़ेगा, तभी ये चीज सेटिस्फाई हो आएगी। तो हमने क्या करा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कब, जब ये सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल हो, राइट। तो ये सब चीज समझने की थी, इसका हमने हटा दिया, राइट। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, P की वैल्यू क्या बन के इधर से B अपॉन ए, यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, C उधर ले जाओ, C अपॉन B, यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, B अपॉन C। ये सारी वैल्यू P की है, कौन कौन, B अपॉन ए इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C। तो ये सब चारों रेशो किसके इक्वल आ गए, P के इक्वल। तो बन तो गया कंडीशन जीपी में होने की, जीपी में होने की कंडीशन यही तो है कि हर टर्म का उससे पहले टर्म का रेशो इक्वल हो। तो इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं हम कि A B C D आर इन जीपी, चाहे चेक कर लो, सेकंड अपॉन फर्स्ट B अपॉन ए, थर्ड अपॉन सेकंड C अपॉन B, फोर्थ अपॉन थर्ड D अपॉन C। तो ABCD आर इन जीपी, यही हमको प्रूव करना था। तो इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था कुछ कंसेप्ट समझने के लिए। एक तो हमने यहाँ पे ये वाली चीज करी कि नॉन नेगेटिव क्या क्या कहते हैं कि रियल नंबर्स के इसका तो सम नॉन नेगेटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर वो 0 के इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, जब ये खुद अकेले अकेले 0 हो, ठीक। तो इसी चीज का यूज करके हमने क्वेश्चन को पूरा किया। अब तुम चलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8, इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, f कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, f कोई फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्या, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू एन। सभी f और y की नेचुरल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, साथ में f1 की वैल्यू कितनी है 3, और समीशन f इज इक्वल टू 1 टू n, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड तो वैल्यू करनी है किसकी, n की। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा आया ना इस बार। f इज ए फंक्शन, f कोई फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। दो बातें और गिवन है कि f1 की वैल्यू कितना है 3, और एक ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, समीशन खोलना, देखो याद करो बायनोमियल थ्योरम जब मैंने आपको कराई थी ना, तो बायनोमियल थ्योरम में मैंने आपको इस तरह का समीशन खोलना समझाया था। पहले से खोलते हैं समीशन को, समीशन एस इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेकर n तक वैल्यूज पुट करो x में x की जगह फंक्शन ऑफ x में x की जगह 1 पुट करो, 1 के बाद 2 पुट करो, फिर 3, कब तक, अप टू n तक पुट करो, और समीशन में सबको ऐड कर दो, तो क्या आएगा 120। इंप्लाइज दैट अगर हम इसी को ओपन करें तो ये कैसे खुल के आएगा, समीशन x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करो पहले 1, तो f1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ रख रहे हैं, अप टू कहाँ तक, अप टू n, समीशन x इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से n तक, प्लस fn, और ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा कितना 120, ये बोल रहा है वो। तो पहले हमने इसको खोल दिया, फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 3, fn इज इक्वल टू 120। अब इस पे आते हैं, क्योंकि हमको ये गिवन है यहाँ पर, क्या गिवन है हमको, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसमें अगर हम 1 पुट कर दें, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दो, चलो तो क्या बना 1 प्लस 1 f1 f1। कोई डाउट किसी को, इस जो भी उसने हमको प्रॉपर्टी दे रखी थी फंक्शन की, उसमें हमने x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर दी, क्यों, क्योंकि मेरे पास f1 की वैल्यू ही तो है यूज करने के लिए। तो देखो ये तो बन गया f2, ये तो बन गया f2, f1 कितना है 3 इंटू f1 कितना है 3, तो 3 से कितना हो गया 9, तो ये हमने एक तरह से f2 फाइंड कर लिया, f2 हमने फाइंड कर लिया 9, f1 ऑलरेडी था 3। अगेन फिर से पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब क्या पुट, अरे यार मेरे को ये तो निकालनी है ना, f1 निकालना है, f2 निकालना है, f3 निकालना है, तो f1 तो था पहले से ही, f2 निकाल लिया, f3 निकाल लूंगा, f3 कैसे आएगा, x की वैल्यू 1 भर दो, y की वैल्यू 2 भर दो, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 भरे और y की वैल्यू 1 भरे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, इधर x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो ये बन जाएगा f3, f3 इज इक्वल टू f1, पीछे लिखा हुआ है 3, f2 आ चुका है कितना 9, तो f3 कितना हो गया 27। इस तरह मैंने पहले कुछ टर्म्स फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं, f1 कितना था 3, प्लस f2 9, प्लस f3 27 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। fn को हमने दूसरे शब्द में लिख दिया अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 120। तो ये तो जीपी बन गई 3 से 9, 9 से 27 अप टू n टर्म्स और ऐड किया गया, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो r एंड फर्स्ट टर्म a। तो ये तो कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशियो हो जाएगा 9/3 यानी कि 3, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n। तो Sn का फॉर्मूला याद करो क्या था, Sn का फॉर्मूला याद करो जीपी के लिए a इंटू आर टू द पावर n अपॉन, ठीक है ना, चलो जी, तो a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे n की, तो 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 गया उधर क्या बन जाएगा 240, ये 3 गया अपॉन में, तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 1 गया उधर, तो उधर बन गया 81, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 को लिखो, 3 की पावर कितनी 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो यह n की वैल्यू 4, राइट, वैल्यू n इज इक्वल टू 4। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का था,
चलो नोट करेंगे इसको तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ सम टर्म, सम मतलब एडिशन, सम टर्म कुछ टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, किसी जीपी की कुछ टर्म्स का, पता नहीं कितनी है, 4 है 5 है 50 है कितनी पता नहीं, किसी जीपी की कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर रेस्पेक्टिवली गिवन 5 and 2। चलो इतना काम तो क्या हमारा, फर्स्ट टर्म कितना है जीपी के लिए, a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म यानी कि L, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, लास्ट टर्म बोलते हैं ना, लास्ट टर्म फाइंड करनी, एक तो लास्ट टर्म फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, दो चीजें अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। और द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, let the number of terms in GP be n। हमने मान लिया कि इस जीपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n है, टोटल टर्म कितना है इसके अंदर n। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है, n ही फाइंड करना है, और एक मेरे को लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म nth टर्म ही तो होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा, nth टर्म। अरे भाई अगर किसी जीपी में 5 टर्म है तो 5th टर्म ही तो होगा लास्ट टर्म, किसी जीपी में 10 टर्म है तो 10th टर्म ही तो होगा लास्ट टर्म, किसी जीपी में 50 टर्म है तो 50th टर्म ही तो होगा लास्ट टर्म। तो हमने कहा कि जीपी में n टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, an, nth टर्म। तो दो चीज फाइंड करनी है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, an यानी कि लास्ट टर्म, टर्म कितने हैं ये बताना है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है ये बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म n है, और उसने कहा है कि इनका जो सम है ना Sn वो 315 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। क्लियर है, क्या फायदा, क्या फॉर्मूला होगा an का, a इंटू सॉरी Sn का फॉर्मूला a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 315। a की वैल्यू 5 इंटू r की वैल्यू 2 की पावर n तो फाइंड ही करना है हमको, अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 315। तो 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315। 5 गया नीचे, 5 नीचे गया अपॉन में, तो 2 की पावर n माइनस 1, 5 अंक 30, 5 एकम 5, ठीक है, नहीं 5 अंक 30, 5 से 15, 5 से 15, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 1 गया उधर तो 64, तो 2 की पावर n 64 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है क्या, 64 कितना होता है 2 की पावर 6, तो इधर से n की वैल्यू क्या बन जाएगी 6। तो ये लो एक वैल्यू तो हमारी आ गई कि नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में कितने हैं 6 है। अब बताना है लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म तो हो गया 6, तो लास्ट टर्म, तो क्योंकि जीपी में 6 टर्म है तो जीपी में 6 टर्म है तो 6th टर्म ही क्या होगा लास्ट टर्म, यानी कि a6। a6 का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, ar की पावर 5, याद है ना, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, और पावर कितना हो जाएगा 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 पंजे कितना होता है 160, तो 160 नोट करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, तुरंत इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, किसी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्रॉब्लम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, तो हम क्या करते हैं पहले, लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर, जीपी का कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया, और फर्स्ट टर्म की तो बात ही नहीं है, वो तो गिवन है ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म तो गिवन है। आगे क्या कहता है वो, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो इस बात को ऐसे तो लिखेंगे ना, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म a3, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म
A5 द सम ऑफ थर्ड सम एंड फिफ्थ सम इज 90 देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो बता दो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, AR² और A5 होता है AR⁴ इज इक्वल टू 90। A की वैल्यू पुट कर दो तो A तो 1 हो गया, 1 इंटू समथिंग समथिंग R² प्लस R⁴ इज इक्वल टू 90। तो R⁴ प्लस R² 90 इधर ले आओ माइनस में। अब इसको हमको सोल्व करके R की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज ये एक क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि ये 4 पावर में, तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो वैसे तो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है ना, जो हमने 9, 10 में बहुत किया है, वो इस क्वाड्रेटिक के लिए होता है। लेकिन यहाँ भी वो यूज हो सकता है क्योंकि जो पावर इसकी पावर है इसकी हाफ पावर यहाँ लिखी गई है, यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम। मतलब कहना क्या है कि इस वाले R² का जो कोफिशिएंट 1 है ना, 1, उस 1 को हमने लिख लिया एज 10 - 9 बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू नंबर्स 10 9 are 90 एंड द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 1, 10 - 9 1। तो फैक्टराइज ये हो पाएगा इजीली। ये जरूरी नहीं है कि हर 4 पावर की इक्वेशन को हम ऐसे ही कर सकते हो, जरूरी नहीं, ये हो गया बस बाई चांस। चलो जी, तो R⁴ प्लस 10R² माइनस 9R² माइनस 90। R² कॉमन ले लो तो R² प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लो तो R² प्लस 10। R² प्लस 10 कॉमन ले लिया हमने तो R² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 तो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग 0 होंगे। R² प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड R² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। R² इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज नॉट वैलिड क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव, तो नहीं हो सकता। हमने पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो। ये वैल्यू कंसिडर करेंगे तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्योंकि वो कॉमन रेशियो फाइंड करना था। क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 56। एक जीपी में 3 टर्म्स है जिनका सम 56 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन द ऑर्डर, अगर हम सेम ऑर्डर में इन तीनों नंबर से 1 को, 7 को, 21 को रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट कर दें, वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोपोर्शन, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द 3 नंबर्स इन जीपी। हमने क्या कहा कि 3 नंबर जो जीपी में है वो ये होंगे, क्या याद है ना, क्लिफाई था एक बार। लेट द 3 नंबर्स इन जीपी इज इक्वल टू A/R, A, याद करो मैं आपको लिखवाया था कि जब भी कभी जीपी में आपको 3 नंबर मानने होंगे तो आपको ये मानने हैं, याद है ना, याद है बिल्कुल। लेकिन एक बात और सुनो, ये मैंने जानबूझकर गलत लिखा है, ये नहीं लेने, इस क्वेश्चन में नहीं लेने। याद करो एक बात, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जीपी में कभी 3 नंबर मानने हैं तो आपको ये मानने होंगे। अगर कभी भी आपको 4 नंबर मानने हैं जीपी में 4 नंबर मानने हैं तो 4 नंबर ये माने जाएंगे, याद है ना। अगर आपको जीपी में 5 नंबर मानने हैं तो जीपी में 5 नंबर ये माने जाएंगे। लेकिन याद करो एक बात और भी लिखवाई थी, ये नंबर अगर 3 मानने हैं तो ये वाले, 4 है तो ये वाले, 5 है तो ये वाले। लेकिन कब, जब हमको क्वेश्चन में इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन हो, तब मानने हैं। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है AR, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तब तो आपको नंबर यही मानने पड़ेंगे। 3 कहेगा तो 3, 4 कहेगा तो 4, 5 कहेगा तो 5। तो यहाँ पर कई बार बच्चे मिस्टेक गड़बड़ कर देते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तब आप ये वाले मानेंगे, 3 तो ये, 4 तो ये, 5 तो ये। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो यहाँ से लेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में है ना, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, चाहे पढ़ लो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो हमको ये वाले नहीं मानने। हमको कौन से लेट करने पड़ेंगे, A,AR का स्क्वायर। ये 3 नंबर है जो कि जीपी में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि लेट द 3 नंबर्स इन जीपी A,AR स्क्वायर। अब चलते हैं आगे। If we subtract 1, 7 and 21, subtract 1, 7, 21 इन द ऑर्डर, इसी क्रम में, इन द ऑर्डर। अगर हम इन तीनों नंबरों में से इसी ऑर्डर में इनको माइनस कर दें, मतलब कैसे करें, A में से तो 1 माइनस कर दिया, AR में से 7 माइनस कर दिया
और ए आर स्क्वायर में से हमने 21 माइनस कर दिया, देन दीज नंबर्स आर इन एपी। ये कहा उसने, तीन नंबर क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी कि अगर इन तीनों नंबर से हम रेस्पेक्टिवली 1, 7, 21 को ऐड करें तो देन ऑब्टेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑप्टेन हो जाएगी। चलिए ये जो नंबर बन के आया ना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एपी। और याद करो क्लास 10 में बताया था हमने कि तीन नंबर एबीसी अगर एपी में है, आर इन एपी, अगर ये तीन नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल 2b इज इक्वल टू होगा a प्लस सी, याद है ना। तो 2b इज इक्वल टू किसके होता है, a प्लस सी के, अगर तीन नंबर एपी में है। तो a, ये b, ये c अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर, ठीक है। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2ar 2 7 जब 14 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 21। क्लियर है बात। तो द सम ऑफ, अच्छा इसका सम भी तो गिवन है, ये तो हमने यूज नहीं किया भाई, चलो उसका भी करेंगे अभी, इसको भी करेंगे अभी। इसका सम भी तो गिवन है इन तीनों का, इन तीनों का सम भी तो गिवन है, इधर लिख लेते हैं, ये तो रह गया था यार। इन तीनों का सम कितना है 56, दैट इज ए आर का स्क्वायर, ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर 56, ये हो जाएगी फर्स्ट, ये फर्स्ट होगी, ठीक है। अब वापस यहाँ चलते हैं, 2ar माइनस 14 माइनस ए, सबको धर ले आओ इनको, ए आर का स्क्वायर सबको धर ले आओ प्लस के 21, 2ar माइनस 14 माइनस ए प्लस 1 सबको धर ले आओ। अब देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनली क्या बन के आया मेरे पास, सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से देखो एक बात। अगर मैं बात करूं 21 और 1 22, राइट, और मैथ पे 14, तो ये हो जाएंगे प्लस के 8, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा 2ar माइनस ए माइनस के ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0, सही है। चले आगे, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी 56 इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 और 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। अब सुनो, देखो ध्यान से, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो 2ar माइनस के 14 a माइनस 1 ए आर स्क्वायर 21, तो 2ar माइनस 14 माइनस a प्लस 1। तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को, सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे, 8 को उधर ले जाओ और यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये हमने कॉमन ले ली सेकंड, कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है। एक काम करना, जब क्वेश्चन करोगे ना तो पहले ये वाली चीज ऊपर कर देना है ना, इस वाली लाइन के बाद पहले 3 लाइन कर देना। अब सुनो, यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 1 ए कॉमन आ गया था 8। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले को सेकंड इक्वेशन a इंटू 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड भी कर सकते थे, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया और 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, और इनकी करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 माइनस 7 आर स्क्वायर, माइनस 1 किधर हो जाएगी तो माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर, इनको भी उधर भेज सको, सारे इकट्ठे कर लो, तो 7 आर स्क्वायर उधर जाएंगे तो उधर हो जाएंगे 6 आर स्क्वायर, 14 आर उधर जाएंगे तो 15 आर और प्लस के 6, इसको डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 जा हो जाएगा, इधर 3 5 जा हो जाएगा, इधर 3 2 जा, इसके फैक्टर कर लो क्लास 10 के तरीके से, फैक्टर वाले मेथड से, तो 2 आर स्क्वायर, ये फैक्टर ऐड कर दूं क्या, अगर कहो तो फैक्टर ऐड कर दूं, इसके फैक्टर होके आएंगे 2r माइनस 1, फैक्टर तो सबको करने आते हैं r माइनस 2, ये इसके फैक्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को रखेंगे 0 के इक्वल, तो मैं ऐड करूंगा एक लाइन, r की वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगी, यहाँ से r की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। r की वैल्यू इधर से 1, इधर से कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। अब दोनों ही वैल्यू कंसिडर करेंगे और क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तो वैल्यू तो r की आई है,
अभी तो एक ही आएंगी, फिर नंबर्स आएंगे। तो इफ वी टेक अगर हम r की वैल्यू 1/2 लें, ठीक है, तो बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। क्या बन जाएगी बताओ, a इंटू 4 तो आ जाएगा एलसीएम, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 56। तो a इज इक्वल टू 56 इंटू 4/7, 7 अठे 56, 8 चौक 32। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी भैया, 32। तो अगर r की वैल्यू 1/2 हमने ली, अगर हमने r की वैल्यू क्या ली 1/2, तो a कितना आ गया 32। देन नंबर्स क्या थे, ए आर और ए आर का स्क्वायर, a कितना है 32, ए आर यानी 32 इंटू 1/2 यानी कि 16, और ये कितना हो जाएगा 8। तो इस केस जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे मेरे पास 32, 16 और 8। और अगर हम आर की वैल्यू 2 लें, अगर हम आर की वैल्यू, हमने अभी यहाँ पे क्या ली थी, आर की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करी थी अभी 1/2, अगर हम 2 लें, इफ हम आर की वैल्यू 2 लेते हैं देन बाई फर्स्ट, तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो 4 2 6 और 1 7, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में 8, a की वैल्यू 8। तो नंबर्स क्या होंगे भैया, नंबर्स हो जाएंगे ए आर का स्क्वायर, a कितना है 8, और 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो भी नंबर यही हो जाएंगे 32 16 8 या 8 16 32, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, पहले कंडीशन को पढ़ के, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाई, फिर उनको सोल्व करने के लिए हमने इनको डिवाइड किया। देखो यहाँ पर क्लास 10 का जो एलिमिनेशन या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना इक्वेशन को सोल्व करने का, वो नहीं लगेगा, बिकॉज दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो इनको सोल्व करने के लिए हमको इनको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट को डिवाइड चाहे सेकंड से करो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से करो। एक वैल्यू आर की आ गई, जब आर की आ गई तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ए की आ गई, ए की वैल्यू भी है आर की भी है, तो हमने अलग अलग नंबर्स फाइंड कर दिए, राइट। नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसके बाद, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, एक जीपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स 16 है या 28 है या 50 है या 64 है। नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो जीपी में जो टर्म्स हैं वो इवन नंबर्स में है, और नहीं है, यानी कि सब 15 नहीं होंगे, 27 नहीं होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे। समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं, इवन है। क्या कहते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd place then the find the common ratio। इस बात को भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसने क्या कहा है। पहले इस बात को समझते हैं कि द नंबर ऑफ टर्म इन जीपी इज इवन, किसी जीपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन नंबर है। तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो, सी आर मतलब कॉमन रेशो, तो ए और आर हो जाएंगे, ए तो है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशो। एंड लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 2n, नंबर ऑफ टर्म कितने मान ली मैंने 2n मान ली, बिकॉज 2n इज ऑलवेज इवन फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ n, n की एवरी नेचुरल वैल्यू के लिए 2n हमेशा कैसा होगा, इवन होगा। आप n की वैल्यू कुछ भी रखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू यहाँ पे जो भी भरो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो इवन ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने कहा एक सेकंड प्लीज सॉरी, हमने ये माइक का जो मैटर है ना थोड़ा सा, लेट द नंबर्स ऑफ टर्म इन जीपी इज 2n। तो अगर जीपी में 2n टर्म है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत जीपी में कितने टर्म है 2n टर्म है, तो जीपी लिखते हैं क्या हो जाएगी, जीपी ए आर स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या होगी इस जीपी की 2n टर्म क्या हो जाएगी ए आर की पावर 2n माइनस 1। ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 2n टर्म, क्योंकि जीपी में जो नंबर्स ऑफ टर्म है वो 2n टर्म जो है। चलो अब ये बताओ, जब हम जीपी को हम लिखते चले जाएंगे ना, तो जो एनएच टर्म आएगी जीपी की, एनएच टर्म, एनएच पूछ रहा हूं मैं, एनएच टर्म क्या आएगी ए आर की पावर n माइनस 1। एनएच टर्म है दिस इज एनएच टर्म, ये एनएच टर्म है। अरे भाई फॉर्मूला ये तो होता है एनएच टर्म का, जीपी की एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ये वाली टर्म कौन सी लिखी मैंने, 2nth टर्म। चलो इससे नेक्स्ट अगली क्या हो जाएगी, इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यानी कि n प्लस 1th टर्म वो हो जाएगी ए आर की पावर n। उससे भी अगली क्या हो जाएगी
ए आर की पावर n प्लस वन, ये वाली टर्म कौन सी है, n प्लस वनथ टर्म, ये टर्म कौन सी है, n प्लस टूथ टर्म। इससे एक जस्ट पहले वाली भी लिख लो, इससे जस्ट पहले हो जाएगी ए आर की पावर, थोड़ा सा जगह का इंतजाम करना पड़ेगा मुझको, इससे एक पहले हो जाएगी ए आर की पावर 2n माइनस टू, और अगले क्या थी वो हमारी ए आर की पावर 2n माइनस वन, ये लास्ट टर्म है ना, 2nth टर्म, 2nth टर्म। तो ये जीपी मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। वैसे इतने सब सारे टर्म्स को लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, मैं हटाऊंगा यहाँ से इनको, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा खाली। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज nth टर्म, दिस टर्म इज nth टर्म, n प्लस वनथ टर्म, n प्लस टूथ टर्म, 2n माइनस वनथ टर्म, 2n माइनस टूथ टर्म, सॉरी 2nth टर्म, 2n माइनस वनथ टर्म। अब एक बात जरा समझो, ध्यान समझो, अभी हम क्वेश्चन पे आगे नहीं जा रहे हैं। क्या कहा था उसने कि जीपी में फर्स्ट टर्म मैंने कहा a है, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n है, तो जीपी मेरे पास बन के आ गई। मान लो एक मिनट के लिए उसने जो कहा है इस बात को प्रैक्टिकल सोचते हैं अगर एक बार, कि नंबर ऑफ टर्म जो है ना वो 14 है, इवन कहा है ना उसने, तो मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, ये कोई जीपी है, वैसे है नहीं जीपी, है हमने मान लिया 14 टर्म है इवन। अब वो क्या बोल रहा है, इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इन सारी टर्म्स का सम, इन सारी ही टर्म्स का सम, सबका सम इज 5 टाइम द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, इनका जो सम है सबका सम वो 5 टाइम किसका है, ओड वैल्यू का, पहले टर्म का, थर्ड का, फिफ्थ का, सेवेंथ का, नाइन्थ का, 11th का, 13 का, इनके सम का कितना है वो 5 टाइम है, फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म का, फिफ्थ टर्म का, सेवेंथ का, नाइन्थ का। क्वेश्चन ये है समझाया कि एक जीपी में नंबर ऑफ टर्म तो है इवन, इस जीपी की सभी टर्म्स का सम ओड प्लेस पे आई हुई सम का 5 गुना है, तो फाइंड द कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो उसने हमको फाइंड करना बोले है, राइट। चले ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो बहुत ध्यान सुनना बात, बहुत ध्यान से, पूरी जीपी का जो सम है, पूरी ही जीपी का जो सम है वो क्या है, ओड प्लेस पे आई हुई टर्म्स का सम का 5 गुना है। तो ये चीज मैं यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल, कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये nth टर्म है, ये n प्लस वन टर्म है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो मन के अंदर। चलो जी अब एक बात करते हैं, स्टार्ट। सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम, sum of all terms is equal to 5 times sum of terms occupying, sum of terms occupying, sum of terms occupying odd place, जो odd places पे आई हुई है, sum of terms occupying odd places, ये तो कहा उसने। अच्छा, जब उसने हमको sum of all term कहा है, यानी कि पूरी की पूरी जीपी, यानी कि Sn, Sn मीन्स S2n, समझ में आई बात, पूरी जीपी में 2n टर्म है ना, तो S2n 5 गुना 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेस, दैट इज ए आर। अगली अगर मैं चाहूं लिखना तो लिख सकता हूं, कोई बुराई नहीं है, प्लस ए आर क्यूब। अब तो हमको पैटर्न मिल गया, ए आर की पावर 5, और इस प्रोसेस से लास्ट टर्म क्या बैठेगी, क्योंकि ये तो इवन प्लेस पे आई हुई है, ध्यान से देखो, ये टर्म तो इवन प्लेस पे आई हुई है, तो ये वाली हो जाएगी ए आर की पावर 2n माइनस 2। क्लियर है बात। तो S2n इज इक्वल टू, बल्कि इसमें हम फॉर्मूला लगा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब तो हम फॉर्मूला लगाते हैं जीपी का, जीपी के 2n टर्म का सम a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सिंपल वाला फॉर्मूला, क्योंकि S2n तो पूरी जीपी का फॉर्मूला है ना, a इंटू आर कॉमन रेशो की पावर n स्टैंड्स n मींस 2n, a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ इस जीपी के लिए, देखो इस जीपी के लिए जो ब्रैकेट के अंदर बनी हुई है, फर्स्ट टर्म तो क्या है इसके लिए, ये है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो क्या है इसके लिए, ये है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये n,
भाई फॉर्मूला लगाना है ना, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी ए आर, ये फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो आर स्क्वायर। और ये टर्म्स कितनी है यहां से यहां तक, नंबर ऑफ टर्म कितनी है ये, एन ही तो है भाई। ये टर्म 2n है, मान लो कि 20 टर्म है, हमने ओड प्लेस वाली लिख दी, मतलब कि आधी लिख दी, तो n हो जाएगी ना a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो a इंटू आर पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 5 टाइम ए आर ब्रैकेट में आर की पावर 2 की पावर n, तो हो जाएगी ये भी कितनी 2n माइनस वन। इसका फॉर्मूला खोल दो यार, आर माइनस वन आर प्लस वन, आर माइनस वन आर प्लस वन, ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल, ध्यान से देखना, ए से ए कैंसिल और आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल। तो यहाँ पर तो आपको कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर तो खाली वन बच गया, वन बच गया। और इधर तुम्हारे पास 5 इंटू आर बच गया ऊपर तो, और अपॉन में आर प्लस वन बच गया। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आर प्लस वन इज इक्वल टू 5r, तो 1 इज इक्वल टू 4r, तो वैल्यू ऑफ r यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/4, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, तुरंत इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या कहो कि एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन टाइप दी हुई है x में, abc में, d में, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन वी कैन शो दैट, हमको प्रूव क्या करना है कि ABCD आर इन जीपी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देखो सोचना पड़ेगा इस बार। वही बात होगी, हमने क्वेश्चन किया था पीछे जिसमें हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंड रूल लगाया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लगाने वाले हैं, रेशो प्रोपोर्शन के कुछ फॉर्मूले होंगे। ठीक है, और ला देंगे हम ABCD आर इन जीपी। अच्छा बस ये बात देखो, अगर हमारा टारगेट है ABCD को जीपी में लाना, ABCD आर इन जीपी, तो ABCD जीपी में कब होंगे, ABCD ये टर्म्स ABCD आर इन जीपी कब होंगे, जब सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल आएगा थर्ड अपॉन सेकंड और इक्वल आएगा फोर्थ अपॉन थर्ड। तो ये तो होता है बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी। अगर मैंने ये ला दिया तो हम शान से कह सकते हैं कि भैया ABCD आर इन जीपी। तो मैं इन रेशियोज से ये रेशो लाने की कोशिश करूंगा, बस इन रेशियोज से ये रेशो लाने की कोशिश करूंगा, और मैं कह दूंगा कि ABCD आर इन जीपी। क्लियर है भाई, ये तो होता है ना, सेकंड अपॉन फर्स्ट बी अपॉन ए, थर्ड अपॉन सेकंड सी अपॉन बी, फोर्थ अपॉन थर्ड डी अपॉन सी। तो मैं ये लाने की कोशिश करूंगा और लिख दूंगा तुरंत ये चीज। उसके लिए हमको एक रूल लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर कभी दो रेशियो इक्वल हैं, वही कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल मैंने बताया था आपको कि ऊपर प्लस पर नीचे माइनस, सिंपल सी बात है वो, पिछली वीडियो में हमने किया था ना 8.2 के सोल्यूशन नंबर पार्ट 3 में किया था हमने, है ना। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंड रूल लगाओ यूजिंग, शॉर्ट लिख देता हूं शॉर्ट में, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल हम अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, और यही चीज सेम, यही चीज नीचे आएगी माइनस की होकर के a प्लस बी एक्स। कॉम्पोनेंडो डिविडेंड रूल मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में कि इन रेशियो को ऊपर प्लस कर दो, सेम नीचे माइनस कर दो। ऐसे ही इधर करेंगे इनको हम, b प्लस सी एक्स प्लस कर दो इसको हम b माइनस सी एक्स, और नीचे कर दो माइनस में b प्लस सी एक्स माइनस b माइनस सी एक्स। सिमिलरली c प्लस डी एक्स प्लस c माइनस डी एक्स अपॉन c प्लस डी एक्स माइनस c माइनस डी एक्स, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, देखो bx प्लस में है bx माइनस में है, इधर a प्लस में है a माइनस में है, ऐसे ही cs कैंसिल इधर से b, ऐसे ही dx कैंसिल इधर से c। तो इधर क्या बचेगा, a प्लस a 2a, यहां बचेगा bx और bx 2bx, b प्लस b तो 2b, cx और cx 2cx, c प्लस c 2c,
dx और dx 2dx, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने ये 2 भी यहां से उड़ा दिया, a अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन डी एक्स। और हम वेरिएबल को तभी कट कर सकते हैं जो वो नॉन जीरो होगा, जो कि गिवन है, तो हमने एक्स भी काट दिया। तो क्या बचा, a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। और अब हम इन तीनों ही रेशो को उल्टे कर सकते हैं, तीनों को, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी। और देखना क्या आ गया, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी। तो हम क्या लिखेंगे तुरंत, हम क्या लिखेंगे भैया, ए बी सी डी आर इन जीपी। यही हमको प्रूव करना था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, तुरंत इसको नोट करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि लेट कैपिटल एस बी द सम, कैपिटल एस तो क्या है, सम, पी प्रोडक्ट है, आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन ए जीपी। एक जीपी के एन टर्म का सम एस है, प्रोडक्ट पी है, और रेसिप्रोकल का सम आर है। तो प्रूव करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, ये बात हमको प्रूव करनी है। ठीक, तो हमने मान लिया कि कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो इसका आर है। यहाँ पर अभी एक बात छुपी हुई है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे, अभी नहीं बताता। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। चलो जी, उन्होंने क्या कहा है कि एस क्या है, सम ऑफ एन टर्म। एस क्या है, उसने कहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। कैपिटल एस क्या है, सम ऑफ एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स मीन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू कहां तक, अप टू एन टर्म्स। ये तो कहा उसने हमसे, एस इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये उसने हमको एस बोल दिया कि एस क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ऐसे ही पी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ये जो कैपिटल पी है ये क्या है यहाँ पर, कैपिटल पी है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स मतलब पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। कहां तक है ये भैया, ये भी अप टू एन टर्म्स, ये भी कब तक है, अप टू एन टर्म्स। क्लियर है। अब ध्यान दो, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। पहले हम ए की कर रहे हैं, ए की, ए एन बार, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स। तो क्या बन के आएगा, ए की पावर में बन के आएगा ना भाई। दो बार करोगे तो ए स्क्वायर, तीन बार करोगे तो ए क्यूब, एन बार करोगे तो ए की पावर एन इंटू आर क्या बनेगा, आर की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, सब ऐड होंगी। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है ना। आर की पावर इस टर्म में 0 है, प्लस यहाँ पर 1 है, प्लस यहाँ पर 2 है, प्लस 3 है। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, अप टू एन टर्म पावर में। ये आर की पावर लिखी पूरी की पूरी भाई, एक तो ये आ गई थी ए की पावर एन, आर की ये थी 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू एन टर्म्स। तो P इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आर की जो पावर है 0 प्लस 1 प्लस 2, ये बन रही है एपी। एपी चेक कर लो, एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म तो क्या है 0, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था एपी के लिए, याद करो क्लास 10th में, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था क्या। ए इज इक्वल टू 0 है क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 है। नंबर ऑफ टोटल टर्म कितने हैं n, तो क्या हो जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर की पावर सम ऑफ दिस एपी एन बाई टू, टू ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस जीरो को कंसिडर नहीं करते, वो 1 से स्टार्ट कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्म n ही काउंट करेंगे, और वो गलत हो जाएगा। अगर आप जीरो को कंसिडर नहीं कर रहे, 1 से कर रहे हो अगर, तो फिर आपको नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने जीरो कंसिडर करी है तो नंबर ऑफ टर्म n लेनी पड़ेगी। ठीक, तो p इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू आर की पावर, क्या ये जीरो बन गया ना, तो क्या बना n माइनस वन और बाई कितना 2। तो मेरे पास p का वैल्यू भी आ गया, मेरे पास s भी आ गया था, मेरे पास p भी आ गया। अभी चलते हैं अगला।
अब उसने कहा है कैपिटल आर के बारे में। कैपिटल आर क्या है, पढ़ो। कैपिटल आर है, कहां गया भाई, कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। आर इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। तो रेसिप्रोकल समझते हैं ना, पहली टर्म का रेसिप्रोकल, दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल, तीसरी टर्म का रेसिप्रोकल, और ये प्लस ये हम जो ऐड कर रहे हैं कब तक कर रहे हैं इसको, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक, तो ये भी जीपी बन गई है। याद रखना, अगर कोई कुछ टर्म्स जीपी में है ना तो उनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होता है, ये पता रखना। ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक जीपी है उसके हमने सभी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया तो वो भी जीपी बन के आएगी। और इस नए जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो उस पहली वाली जीपी का रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। मान लो कोई जीपी है, उसका कॉमन रेशियो 5 है और हमने इस जीपी के सभी टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये जीपी ही बन के आएगी और इसका कॉमन रेशियो 1/5 होगा। तो जैसे कि ये जीपी थी पहले, इसका कॉमन रेशियो आर था, राइट, हमने इसके सभी टर्म्स को क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई, 1/a, साफ दिख रही है, और अब कॉमन रेशियो क्या है, 1/r, और नंबर ऑफ टर्म तो n ही है। ठीक, तो r इज इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर वो बात ध्यान देने वाली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो बात अब आ गई। देखो आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको जीपी के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तो एक फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और एक ये भी लिखवाया था। और इन दोनों का मतलब अंतर, वैसे कोई खास अंतर इनमें होता नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। कब यूज करना है, जब r ग्रेटर देन 1 हो, कब यूज करना है, जब r लेस देन 1 हो। देखो अगर हमने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दिया था ये वाला। हम जनरली मान लेते हैं कि r ग्रेटर देन 1 रहा होगा, r ग्रेटर देन 1 रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम r को लेस देन 1 नहीं मान सकते हैं। अगर आप r को r लेस देन 1 मानोगे तब आप यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगाओगे। हमने r को ग्रेटर देन 1 लिख दिया वहां पर, तो फॉर्मूला ये लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो अगर r ग्रेटर देन 1 है तो उसका रेसिप्रोकल तो लेस देन 1 होगा ना। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो उसका रेसिप्रोकल तो लेस देन 1 होगा ना। तो अब आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। तो ये गलती ना कर देना इस क्वेश्चन में कि आपने यहां तो फॉर्मूला ये लगा दिया और यहां भी ये लगा दिया ना। अगर आपने यहाँ पर ग्रेटर देन 1 वाला लगाया है तो यहाँ पर लेस देन 1 वाला लगेगा, अगर यहाँ पर लेस देन 1 वाला लगाया है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जैसा भी आप वहां मानोगे रेसिप्रोकल करने पर उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इस बात की इतनी ज्यादा क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, तब भी टर्म्स कट जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है तो कंसेप्ट है, ठीक है। ये बात बच्चों को पता भी नहीं होती, वो कर भी देते हैं कई बार आंसर। अगर आप भूल भी गए ना, अगर आपने दोनों में फॉर्मूला सेम लगा भी दिया तो शायद आंसर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर तब भी ठीक ही आएगा आपका। लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होनी जरूरी है ना हम लोगों की। चलो जी, तो क्या हो जाएगा, 1/a, 1 माइनस 1/r की पावर n, एलसीएम ले लूं क्या, बिल्कुल ले लूं, r माइनस 1/r, तो r इज इक्वल टू 1/a, एलसीएम ले लिया मैंने, r की पावर n माइनस 1/r माइनस 1, r माइनस 1/r, क्या कर दिया, चले। चलो जी, अब सुनो, ये पता क्या बन गया, जो सबसे ऊपर की टर्म है वो तो है r की पावर n माइनस 1, इसके नीचे क्या है, ये a इंटू आर की पावर n, और ये पता है आपको ये उल्टा हो जाता है तो r अपॉन r माइनस 1। इस r की, ये r की पावर 1 है, ये r की पावर कितनी है, n, तो पता है क्या बचेगा, तो यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 अपॉन, देखो इस r से यहां पर एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली मेरे पास कैपिटल आर की, ये वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू ये बन गई, क्लियर है। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में एस की वैल्यू फाइंड कर ली, पी की वैल्यू फाइंड कर ली और कैपिटल आर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब कुछ प्रूव करना है, उसके लिए पहले इतना नोट कर लो,
फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे आगे, क्योंकि अभी हमने केवल क्या फाइंड किया, एस फाइंड किया, पी फाइंड किया और आर फाइंड किया। तो एस फाइंड कर लिया हमने, पी फाइंड कर लिया और आर फाइंड कर लिया, लिखा हुआ है सामने टू प्रूव। अब देखते हैं कि भैया हमको प्रूव क्या करने का है। वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं हमसे पी स्क्वायर आर पावर एन इज इक्वल टू एस पावर एन, है ना, पी स्क्वायर आर पावर एन एस की पावर एन, ये प्रूव करने बोल रहे हैं वो हमसे, ठीक है। तो चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं भैया प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड ले लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड है पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी की वैल्यू आ चुकी है क्या, ए की पावर एन, आर की पावर एन, एन माइनस वन अपॉन टू और का होल स्क्वायर, ये है ना, पी स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू वो आ गई थी उधर, कितना, आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, आर की पावर कितनी, एन माइनस वन अपॉन ए, आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन, और पावर होल कितनी है, एन पावर होल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पी की वैल्यू पी स्क्वायर, आर की वैल्यू आर की पावर एन। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, अगर आप कर दो मुझे, तो ए इंटू आर की पावर कितनी, एन, एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। मैंने ये वाला एन लिखा, देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर ए की पावर में एन लिखा, आर की पावर में मैंने एन नहीं लिखा, मैंने एन माइनस वन बाई टू लिख दिया। देखो मैं पावर एन को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं और स्क्वायर को अंदर ला रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से देखना, ऐसा कर सकते हैं। अगर x की पावर 2 की पावर 7 लिखी हुई है तो वी कैन राइट इट एज, लिख सकते हैं ना। मैंने स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया a के ऊपर और r के ऊपर, और इस n को बाहर शिफ्ट कर दिया, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा करने का क्या फायदा होगा, अभी देखते हैं क्या फायदा होगा। आर की पावर n माइनस वन अपॉन ए, आर की पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन की पावर n। अब इन दोनों ही ब्रैकेट्स के होल पावर n बन गई। अच्छा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम पूरे को एक में ही कंसिडर कर लेते हैं। ए का स्क्वायर, आर की पावर कितनी, n माइनस वन इंटू, ये भी अब इसी में आ जाएगा, आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन की होल पावर n। भैया पूरे की पावर n अलग अलग थी, एक ही कर ली ना, क्या प्रॉब्लम है। अब ये गया बाबू इससे, और ए की एक और कट गई इससे, तो क्या बच गया, खाली a इंटू क्या बच गया, आर की पावर n माइनस वन अपॉन में क्या बच गया, आर माइनस वन, और पूरे की होल में कितनी पावर है, n। और देखो ध्यान से, यही वैल्यू s की है क्या, अंदर लिखी हुई है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, s की पावर है, ये आ गया राइट हैंड साइड, यही मेरे पास में क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बात और, ये तो हमने कर दिया, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि वो क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं पहले ही, और कहते हैं कि ये प्रूव करो, क्या, वो कहते हैं कि ये प्रूव करो, ये इस चीज को वो ऐसे भी लिख देते हैं, पी स्क्वायर, और इसको नीचे भेज देंगे अपॉन में, और पावर को होल लगा देंगे करके, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चलो नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी आर इन जीपी। वो कहते हैं कि भैया अगर ए बी सी डी जीपी में है तो प्रूव करो, जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये भी जीपी में है, ए बी सी डी जीपी में है, प्रूव करो ये भी जीपी में है, राइट। तो हमने कहा कि हाँ जीपी में ये है, ये गिवन है। हमने कहा अगर ये जीपी में है तो लेट आर बी द कॉमन रेशो। भाई अगर ये जीपी में है तो इस जीपी का कुछ तो कॉमन रेशो होगा, अगर ये जीपी में है तो इस जीपी का कुछ तो कॉमन रेशो होगा, हमने कहा वो आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, याद करो। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए आर क्यूब। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात कि ये मैंने क्या कर दिया, और ये क्या कर दिया सर, समझ नहीं आया। चलो जी कोई बात नहीं। भाई जब ये कॉमन रेशो है, आर है, तो बी कैसे आया होगा, फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके तो आया होगा। सी कैसे आया होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आया होगा आर से, ऐसे तो आता है, ए आर है, आर स्क्वायर आर क्यूब तो आता है ना। तो अगर ए बी सी डी जीपी में है और हमने मान लिया कि कॉमन रेशो आर है, तो ए होगा, बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी हो जाएगा ए आर क्यूब। अब प्रूव दैट, टू प्रूव दैट भी लिख लेता हूं मैं एक बार, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव करने का है ए पावर एन बी पावर एन। दूसरा
बी पावर एन सी पावर एन, तीसरा सी पावर एन डी पावर एन आर इन जीपी। प्रूव क्या करना है मेरे को, ये प्रूव करना है कि ये कहाँ में है, ये किस चीज में है, ये जीपी में है। अगर मुझको 3 टर्म को जीपी में प्रूव करना है तो याद करो हमने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि अगर कभी भी कोई भी 3 टर्म है और उन 3 टर्म को जीपी में लाना है तो लाना ये पड़ेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। अगर एक्स वाई जेड को आपको जीपी में लाना है, अगर एक्स वाई जेड को आपको जीपी में लाना है तो क्या लाना पड़ता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो अगर मुझको एक्स वाई जेड को जीपी में लाना है तो मुझको लाना पड़ेगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर है क्या या नहीं है? अगर नहीं क्लियर है तो आपने इसका मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से नहीं देखी। अगर एक्स वाई जेड को जीपी में लाना है तो लाना पड़ता है कि वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक, अब मैं इसका यूज करूंगा और ये चीज प्रूव कर दूंगा तो ये कहा जाएगा कि ये चीज प्रूव हो गई। तो अब यहां से कंसिडर कर लेते हैं LHS, वो कितना है बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का होल स्क्वायर। तो बी की वैल्यू पुट करो ए आर, सी की वैल्यू पुट करो ए आर स्क्वायर, पूरे का भी होल स्क्वायर। तो ये बना ए की पावर एन आर की पावर एन, ए की पावर एन आर की पावर 2n पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहां से ए की पावर एन कॉमन है, आर की एन कॉमन है, ए की पावर एन कॉमन, आर की पावर एन कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, यहां तो 1 बच गया ना, ए की एन बाहर आ गया, आर की 2n में से आर की एन बाहर आ गया तो आर की एन बच गया और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में से मैंने भैया ए की पावर एन बाहर निकाला, आर की पावर एन भी बाहर निकाला तो अंदर 1 बच गया, यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया था, आर की पावर एन बच गया। और जब हम किसी ब्रैकेट से कुछ टर्म्स कॉमन निकालते हैं ना तो जो पावर ब्रैकेट पे लगी हुई है वो भी पावर बाहर निकल के आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन के आया, ए की पावर 2n आर की पावर 2n 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइनली ये बन के आ गई मेरे पास। क्लियर है? अब हम सोल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बोलते हैं वो हमसे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। ए तो ए ही है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी कितना है इधर ए आर, बी कितना है इधर ए आर इंटू सी कितना है, सी है ए आर स्क्वायर की पावर एन, डी है ए आर क्यूब की पावर एन। तो इसमें बनेगा ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर एन, यहाँ क्या बन जाएगा ए की पावर एन आर की पावर 2n, यहाँ बन जाएगा ए की पावर एन आर की पावर 3n। इस ब्रैकेट से क्या कॉमन आया, ए की पावर n कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस आर की पावर n। इस ब्रैकेट से देखो ए की तो n कॉमन है और आर की यहाँ 2n है, यहाँ 3n है, तो आर की पावर 2n भी कॉमन है, यहाँ तो बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया आर की पावर n। तो ए की पावर n इंटू ए की पावर n तो बन गया ए की पावर 2n इंटू आर की पावर भी क्या बन गया 2n, और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में मिलके क्या बन गए 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। और चेक कर लो ये आ गया क्या। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या कहेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बस, तो कुछ नहीं करना, सो इसलिए करके लिख देना कि दीज टर्म्स दिस दिस एंड दिस आर इन जीपी हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बल्कि अब तो इस तरह क्वेश्चन कुछ कम कर दिए सिलेबस में, पहले वाली बुक में इस तरह क्वेश्चन और भी होते थे। ठीक है, तो ये वीडियो शायद 1 घंटे से ज़्यादा बन गई है और क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं 8। अभी हमारे 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, 18 हैं टोटल, 9 से लेकर के अभी तो काम बाकी है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर 2 घंटे से ज़्यादा बड़ी बन जाएगी।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इनको क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का नाम होगा मिससेलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 2।